हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और वो है आरटीआई एक्ट 2005। तो फ्रेंड्स, जो नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट पेपर 2 में कॉमर्स सब्जेक्ट है, उनके लिए यूनिट 9 में ये एक टॉपिक दिया गया है आरटीआई एक्ट 2005। तो नेट के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, और साथ ही नेट के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी टॉपिक है आरटीआई एक्ट का, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आरटीआई एक्ट के बारे में मैं पूरा आपको शुरू से एंड तक बताऊंगी। हम इसमें 2 पार्ट करेंगे। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। कुछ टॉपिक्स मैं इसमें कवर करवाऊंगी और कुछ सेकंड पार्ट में आपको करवाऊंगी, और इन 2 वीडियोस में मैं आपको सारा आरटीआई एक्ट के बारे में बता दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। पहले तो आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में ये आया था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार किसको? सिटीजन्स को। जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो, उन सबको सूचना का अधिकार है, यानी कि वो कोई भी सूचना चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं। किससे? गवर्नमेंट ऑफिसर से, गवर्नमेंट बॉडीज से। ठीक है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनके वर्क की, या जैसे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो इंडियन सिटीजन वो डिमांड कर सकता है। वो उसको अधिकार मिला हुआ है आरटीआई एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें यही बताया कि सिटीजन्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के लिए। RTI empowers every citizen to seek any information from the government। हर पर्सन को, हर सिटीजन को ये अलाउ करता है आरटीआई एक्ट कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता है। और क्या अलाउ कर सकता है? इंस्पेक्ट एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सीक सर्टिफाइड फोटो कॉपीज देयर ऑफ, और सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं उन डॉक्यूमेंट की। The next point है right to information also empowers citizen to official inspect any government work or to take the sample of material used in any work। आरटीआई एक्ट एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, गवर्नमेंट के वर्क को, और उनका सैंपल ले सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं, उनके काम का सैंपल ले सकते हैं। इसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 19 के सबसेक्शन 1 में। ठीक है, हालांकि ये फंडामेंटल राइट है, फिर इसे एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट होने से यहाँ पर हमें सूचना नहीं मिलती। क्योंकि क्या था, अगर हम मान लीजिए फंडामेंटल राइट के अंदर हम किसी भी ऑफिसर से डिमांड करते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो हमें मना भी कर सकता है कि जाओ, मैं नहीं देता इंफॉर्मेशन, क्या कर लोगे। ठीक है, तो अगर एक्ट है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वो मना कर देता है इंफॉर्मेशन देने से गवर्नमेंट ऑफिसर, तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं अगर एक्ट है हमारे पास। तो इसीलिए एक्ट बनाया गया ताकि कोई मना ना कर सके हमें इंफॉर्मेशन देने से। अगर मना करता है तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूरत थी इसको एक्ट बनाने की। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सेज दैट एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कि हर पर्सन को बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। ये हमें आर्टिकल अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आरटीआई एक्ट 2005 विच बिकम्स इफेक्टिव ऑन 12 अक्टूबर 2005। कब इफेक्टिव हुआ था? इंपॉर्टेंट डेट है
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आरटीआई एक्ट कब आया, कब इफेक्टिव हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को ये इफेक्टिव हुआ। और पार्लियामेंट में कब पास हो गया था, ये 15 जून 2005 को पार्लियामेंट में पास हो गया था। एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के अलावा इंडिया में हर जगह ये एक्ट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयरफॉर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डज नॉट गिव अस एनी न्यू राइट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें कोई नया जो है राइट नहीं दे रहा, वही राइट दे रहा है जो कि फंडामेंटली हमारे पास है। फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन का, बस उसे एक्ट बना दिया गया है ताकि लोग उसे फॉलो करें, ऑफिसर्स उसे फॉलो करें। ठीक है, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट सिटीजन्स के पास क्या है, अधिकार होगा कि वो उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसमें क्या है, इट सिंपली लेस डाउन द प्रोसेस ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ हमें प्रोसेस बताता है कि हम एक इंफॉर्मेशन के लिए कैसे अप्लाई करें, कब अप्लाई करें, क्या फीस होगी, ये सभी चीज़ें ये एक्ट हमें बताता है। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसकी फीस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सेक्शंस क्या है, आगे हम इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या। कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से डिमांड कर सकता है, कोई भी सूचना उसे चाहिए है। ठीक है, कोई भी उनका वर्क को इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी चाहिए तो वो डिमांड कर सकता है। ये सभी हमें एक्ट अधिकार देता है। आगे आते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट, फर्स्ट है, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ आरटीआई एक्ट इज टू एम्पावर द सिटीजन्स। वही है जो अभी बताया कि एम्पावर करता है सिटीजन को कि वो कुछ भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अगर देखिए ऑफिशियल्स का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका वर्क अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे, हम उनसे कुछ भी चीज़ डिमांड कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकते हैं, उनका वर्क इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, वर्क में पारदर्शिता रहेगी। ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, और क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, जवाबदेही आएगी। अब ऑफिसर्स को ये डर रहेगा कि सिटीजन्स हमसे हमारे काम की डिमांड कर सकती है, तो हमें उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो हम उनको जवाब कैसे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनमें काम, उनको काम को लेकर अकाउंटेबिलिटी होगी। देन कंटेन करप्शन एंड मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन रियल सेंस। इससे क्या होगा, करप्शन कम होगा और जो डेमोक्रेसी होगी वो सही मायने में वर्क करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी विल बी बेटर इक्विप्ड टू कीप नेसेसरी विजिल ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेक द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू द गवर्नड। अगर लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी, सिटीजन्स के पास सभी इंफॉर्मेशन होगी वर्क की, तो ये क्या है, उन लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे, और इससे जो है गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर पाएगी। ठीक है, देन फॉर्मेट क्या है एप्लीकेशन का, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन। जो एक्ट है उसमें कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया गया है कि इस फॉर्मेट में हमें एप्लीकेशन भेजनी है, ऐसा कुछ एक्ट में मेंशन नहीं है। हम सिंपल प्लेन पेपर पर भी जैसे भी एप्लीकेशन लिखकर भेज सकते हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, द एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑन प्लेन पेपर, प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन भेजी जा सकती है। द एप्लीकेंट शुड मेंशन द एड्रेस एट विच द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड। सिर्फ क्या है, एड्रेस जरूर होना चाहिए जो पर्सन एप्लीकेशन भेज रहा है। सपोज मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ किसी गवर्नमेंट के वर्क के डिमांड के लिए, ठीक है, तो मुझे क्या है, मेरा एड्रेस भरना पड़ेगा, तभी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। ठीक है, बिना एड्रेस के वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कैसे भेजेंगे, तो इसलिए एड्रेस मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंफॉर्मेशन सीकर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, उसे इवन रीजन भी देने की जरूरत नहीं है कि वो ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहता है, बिना रीजन भी वो इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनर एंड फीस। सिटीजन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी
is required to send along with the application ₹10 as fees। एप्लीकेशन भेज सकता है, अभी हमने पढ़ा कोई फॉर्मेट नहीं है इसके रिगार्डिंग, किसी भी फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन भेज सकता है, प्लेन पेपर पर भी सिंपली लिखकर भेज सकता है। और फीस क्या होगी उसके लिए, उसे एक नॉमिनल फीस देनी होगी जो कि ₹10 फीस है, सिर्फ ₹10 की उसे एप्लीकेशन फीस देनी होगी और वो एप्लीकेशन उनके साथ भेज सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन टू बी इन रिटन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, रिटन में होनी चाहिए एप्लीकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो सकती है। और क्या है, इंग्लिश में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, या फिर जो जिस एरिया से पर्सन एप्लीकेशन भेज रहा है उस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक है, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज हो उस एरिया की, उस किसी भी लैंग्वेज में वो भेज सकता है। नेक्स्ट है, further fees towards the cost of providing the information like photocopy charges may have to be paid। एप्लीकेशन की फीस क्या है, ₹10 फीस है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, वो फोटोकॉपीज चाहता है उस इंफॉर्मेशन की, तो उसे फोटोकॉपी के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, उसके अलावा कोई और फीस वगैरह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स public authority shall charge no fees for the first hour, but fees for more hour will apply। फर्स्ट पहले 1 घंटे के लिए क्या है, पब्लिक अथॉरिटी कोई फीस चार्ज नहीं करेगी अगर कोई इंस्पेक्शन कर रहा है रिकॉर्ड्स की। सपोज मैं गई किसी गवर्नमेंट बॉडी में, वहाँ पर मैं कोई ऑफिसर को कहती हूँ कि मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो क्या है वो दिखाएगा मुझे। पहले 1 घंटे के लिए क्या है, वो इसके लिए मुझसे कोई फीस चार्ज नहीं करेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद अगर मैं देखती हूँ, ज़्यादा टाइम देखती हूँ 1 घंटे से, तो बाकी के टाइम के लिए फीस चार्ज की जा सकती है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट आवर के लिए फ्री होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू द बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कैटेगरी, ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। लेकिन एप्लीकेंट अगर क्या है BPL कैटेगरी का है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसको कोई फीस नहीं देनी होगी। ठीक है, तो ये थे सभी पॉइंट फीस को लेकर कि एप्लीकेशन की फ़ीस ₹10 है। एप्लीकेशन हम रिटन में दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से दे सकते हैं। और एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में देनी है, हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, या फिर जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में भेज सकते हैं। ठीक है, और क्या है, अगर हम फोटोकॉपीज़ की डिमांड कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो उसकी हमें अलग से फ़ीस देनी होगी। और पहले 1 घंटे के लिए रिकॉर्ड्स चेक करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन 1 घंटे के बाद अगर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं रिकॉर्ड्स की, तो उसके लिए फ़ीस अलग से चार्ज की जा सकती है। लेकिन अगर BPL कैटेगरी का है कोई, तो उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है RTI ऑनलाइन। अब जैसे अभी ऊपर दिया गया था कि हम ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं, तो उस केस में हमें बताया गया कि ऑनलाइन क्या पोर्टल है, कैसे भेज, तो इसलिए के लिए देखते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल नेमली RTI ऑनलाइन। RTI ऑनलाइन के नाम से एक वेब पोर्टल बनाया हुआ है जिसका URL क्या है, www.rtionline.gov.in। ठीक है, फॉर ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, वेब पोर्टल बना रखा है, जिस पर जाकर कोई भी वर्क कर सकता है। ठीक है, दिस इज अ फैसिलिटी फॉर द इंडियन सिटीजन्स टू फाइल RTI एप्लीकेशन एंड फर्स्ट अपील्स ऑनलाइन टू ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। इस पर हम जाकर, इस URL पर जाकर, वेब पोर्टल पर जाकर www.rtionline.gov.in, यहाँ पर जाकर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रिस्क्राइब्ड RTI फीस कैन आल्सो बी पेड ऑनलाइन। और जो एप्लीकेशन की फ़ीस है, जैसे या कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है, तो वो भी हम यहाँ से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आगे ये था RTI ऑनलाइन का। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सेक्शंस। जो एक्ट में सेक्शंस मेंशन है वो कौन कौन से हैं और उन सेक्शंस में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 किस लिए है? सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट imposes an obligation on public authorities to maintain its records duly catalogued and indexed in a manner and form which facilitate the right to information under the act।
तो सेक्शन 4 जो है वो किसके लिए है, वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए है, पब्लिक ऑफिसर्स के लिए है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है। और ये एक्ट क्या सेक्शन क्या कहता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी हैं उन्हें इस एक्ट में जैसा मैनर दिया गया है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का, इंडेक्स तरीके से या कैटलॉग जैसे भी मेंशन कर रखा है उस मैनर में उसे उन्हें क्या है वो अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करेंगे। क्योंकि क्या है पब्लिक डिमांड कर सकती है किसी भी इंफॉर्मेशन की, तो अगर वो स्पेसिफिक एक फॉर्मेट में सभी चीज़ें मेंटेन नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आगे नहीं दे पाएंगे सिटीजन्स को। तो इसलिए क्या है उनको ये सेक्शन कहता है कि आप इस तरीके से अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करिए, ठीक है, इंडेक्स तरीके से उन्हें मेंटेन करके रखिए। तो ये सेक्शन उनके लिए बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए कि वो इसके तरीके से सारे रिकॉर्ड्स रखें। देन नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 6। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट एंटाइटल्स अ पर्सन डिजोरियस ऑफ obtaining एनी इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट। सेक्शन 6 किसके लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए, उन पर्सन्स के लिए है जो कि डिज़ायर रखते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की, टू मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उन्हें क्या करना होगा, रिक्वेस्ट भेजनी होगी यानी कि एप्लीकेशन भेजनी होगी रिटर्न में किसी भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास या फिर स्टेट पीआईओ के पास, पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। तो चाहे सेंट्रल पीआईओ से ले ले चाहे स्टेट पीआईओ से ले ले, किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उन्हें रिटर्न में रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। स्पेसिफाइंग द पार्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन sought बाय हिम, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट करनी होगी। द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन एज सो वाई ही इज रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, और उन्हें ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए है इसके रिगार्डिंग कुछ भी बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली क्या है सेक्शन 4 जो था वो तो ऑफिसर्स के लिए था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो सेक्शन 4 बताता है कि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से रखने हैं, किस तरह से मेंटेन करने हैं अपने रिकॉर्ड्स, ठीक है। और सेक्शन 6 किसके लिए है, वो इंडियन सिटीजन्स के लिए है। इंडियन सिटीजन्स को राइट दे रहा है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सेंट्रल या स्टेट पीआईओ से, और कैसे ले सकते हैं, रिटर्न में उन्हें रिक्वेस्ट भेजनी होगी, रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट भेजकर इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं और उन्हें इसके रिगार्डिंग कोई रीज़न भी देने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। तो ये सेक्शन 6 जो है वो सिटीजन्स को अलाउ कर रहा है, ठीक है। ये हो गए 2 सेक्शन। आगे नेक्स्ट आता है सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 of the act requires the PIO to either provide the information or reject the request for any of the reasons specified in section 8 and 9 within 30 days of the receipt of the request। सेक्शन 4 में क्या था कि अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे ऑफिसर। सेक्शन 6 क्या कह रहा था कि पब्लिक डिमांड कर सकती है इंफॉर्मेशन की, और सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि जब पब्लिक डिमांड कर रही है इंफॉर्मेशन की पीआईओ से, तो पीआईओ को जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होगा उस पर्सन को एक स्पेसिफाइड पीरियड में, या तो उसे वो जो एप्लीकेशन आई है उसे एक्सेप्ट करके वो इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर उसे लगता है कि वो रिक्वेस्ट सही नहीं है, वो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो उसे वो रिजेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो सेक्शन मेंशन है रीज़न के लिए, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 है, उन सेक्शंस के अंदर के कोई रीज़न है तो वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसे कितने टाइम पीरियड में ये करना होगा, 30 डेज में करना होगा। 30 डेज कब से, जब उसे रिक्वेस्ट मिली है। सपोज मैंने रिक्वेस्ट भेजी 1 तारीख को ऑफिसर के पास, ऑफिसर के पास पहुंची रिक्वेस्ट 2 तारीख को, तो 2 तारीख से 30 डेज उसके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 2 तारीख से 30 दिन के अंदर वो हमें इंफॉर्मेशन देगा या तो फिर मना करेगा, यानी जो भी होगी वो चीज़ 30 डेज के अंदर उसे बतानी होगी। If the officer fails to give a decision on the request within 30 days, he shall be deemed to have refused the request। अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो हमें डिसीजन नहीं बताता है अपना, या तो इंफॉर्मेशन दे या रिजेक्ट करे, ये 30 दिन के अंदर वो नहीं करता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी है, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या है,
इफ अ पर्सन डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन 30 डेज, अगर कोई पर्सन, क्योंकि सेक्शन 7 में अभी दे रखा था कि 30 दिनों का समय है पीआईओ के पास इंफॉर्मेशन देने का या उसे रिजेक्ट करने का। 30 दिन क्या है, एप्लीकेंट वेट करेगा 30 दिन तक। अगर कोई भी जवाब नहीं आता तो वो क्या करेगा, 30 दिन के बाद सेक्शन 19 उसे अलाउ करता है कि वो अगर 30 दिन में उसे कुछ डिसीजन नहीं मिलता है पर्सन को, या फिर जो भी उसे इंफॉर्मेशन मिलती है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन 30 डेज और इज एग्रीव्ड बाय अ डिसीजन ऑफ द पीआईओ, या फिर असंतुष्ट है वो पीआईओ के डिसीजन से, तो क्या कर सकता है सिटीजन, ही में प्रेफर एन अपील to the an officer who is senior in rank to the PIO in that public authority। तो वो क्या कर सकता है, उस पब्लिक अथॉरिटी के अंदर जो भी उस पीआईओ से ऊपर है, जो भी उस पीआईओ से सीनियर है, उसके पास वो जो है रिक्वेस्ट भेज सकता है, उसके पास अपील कर सकता है, ठीक है। पहले क्या करता है सिटीजन, पीआईओ के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, अपील भेज रहा है, अगर उसने मना कर दिया देने से या दी है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है उससे, ठीक है, तो क्या करेगा, अब सिटीजन के पास अधिकार है कि जो उस पीआईओ से सीनियर है वहां पर उसके पास वो अपील कर सकता है। सेक्शन 19 ये अलाउ करता है। ए सेकंड अपील इज प्रोवाइडेड फॉर अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड इन द फर्स्ट अपील बिफोर द सीआईओ। अभी फर्स्ट अपील भेजी थी पीआईओ के पास, जो कि उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ वो उससे, तो क्या कर रहा है, वो सीनियर के पास में अपील कर रहा है, तो ये सेकंड अपील हुई, ठीक है, तो इसलिए बोला है सेकंड अपील। जो सेकंड अपील जो भेज रहा है फर्स्ट अपील के अगेंस्ट में हुई वो, ठीक है, जो कि वो सीआईओ सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास भेज सकता है या फिर एसआईओ यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में भेज सकता है, तो ये बताता है सेक्शन 19। देन उसके बाद है द पावर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन आर एनेक्टेड इन सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 19। अब क्या है, सेक्शन 19 का सबसेक्शन 9 है। सेक्शन 19 तो क्या कह रहा था, अभी हमने पढ़ा कि क्या है, वो अगर इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं है तो उसके सीनियर के पास भेज सकता है, ठीक है, लेकिन सेक्शन 19 का सबसेक्शन 9 क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो है include the power to require the public authority to compensate the complaint for any loss or other detriment suffered or to impose any of the penalty provided under the RTI Act। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसे टाइम पर नहीं मिली सिटीजन को, उसकी वजह से अगर उसका कुछ लॉस हुआ है तो उसे क्या है, कंपनसेट किया जाएगा, वो लॉस उसे दिया जाएगा, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन कमीशन को ये पावर देता है सेक्शन 19 का सबसेक्शन 9 कि पब्लिक अथॉरिटी कंपनसेट करेगी उसे अगर उसे कुछ भी इनकन्वीनियंस हुई है लेट रिप्लाई की वजह से या रिप्लाई ना मिलने की वजह से, इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से, ठीक है, तो जो भी आरटीआई एक्ट के अंदर पेनल्टी दे रखी है, कंपनसेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग उसे दी जाएगी, वो कंपनसेशन सिटीजन को दी जाएगी, और जो ऑफिसर है पीआईओ है जिसने इंफॉर्मेशन नहीं दी है उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 20। सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द इंफॉर्मेशन कमीशन टू इम्पोज पेनल्टी टू द पीआईओ इफ कमीशन इज ऑफ द opinion that the officer without any reasonable cause refused to receive an application of information। क्या है सेक्शन 20 क्या कहता है कि अगर जो पीआईओ है जिसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, ठीक है, अगर स्पेसिफाइड रीज़न नहीं है उसके पास उसके रिजेक्शन का, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी पीआईओ पर, तो ये अधिकार देता है सेक्शन 20 इंफॉर्मेशन कमीशन को, और हैज़ टू फर्निश द इंफॉर्मेशन सोट फॉर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अंडर सेक्शन 7(1)। अगर जैसे कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, पब्लिक पीआईओ है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्पेसिफाइड टाइम में नहीं दे रहा है या रिजेक्ट कर रहा है तो उस रिजेक्शन का रीज़न सही नहीं है, या फिर क्या कर रहा है वो इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन दे तो रहा है लेकिन सही नहीं दे रहा है, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन दे दी, सही नहीं दी, कुछ चेंज करके इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ मिसलीड कर दिया, तो ये सभी अगर कर रहा है पीआईओ तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, इन्फॉर्मेशन कमीशन उस पर पेनल्टी लगाएगा, और ये सेक्शन 20 हमें बताता है, ठीक है।
तो यही सब लिखा है सेक्शन 20 में। नेक्स्ट है सेक्शन 22। Section 22 of the Act is a non-obstant clause giving overriding effect to provisions of the Act. Section 22 क्या कहता है? overriding effect देता है ये RTI Act को। overriding effect क्या है? यानी कि जब कोई और एक्ट है और ये RTI Act है, दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है किसी बात पर, किसी टॉपिक पर, तो क्या है, हम किसकी बात मानेंगे? हम आरटीआई एक्ट की बात मानेंगे। आरटीआई एक्ट को ऊपर रखा जाएगा उस केस में, ठीक है। कोई एक टॉपिक है, उस पर कोई और एक्ट कुछ और बोल रहा है और आरटीआई एक्ट उसका अपोजिट बोल रहा है, तो यहाँ पर दोनों एक्ट में कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो हम किस एक्ट की बात माने? वहाँ पर लॉ किस एक्ट की बात मानेगा? तो किस एक्ट की बात मानी जाएगी? आरटीआई एक्ट की बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 22 ओवरराइडिंग इफेक्ट इसे प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि और एक्ट से इसे ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, इसकी बात मानी जाएगी। ये हमें सेक्शन 22 अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या है? द आईसी इज रिक्वायर्ड आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग दैट ईयर एंड फॉरवर्ड अ कॉपी देयर ऑफ टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ईयर एंड पे क्या करेगा? आईसी जो है यानी इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो सारी रिपोर्ट बनाएगा, जो भी प्रोविजंस हुए इम्प्लीमेंट हुए उनकी, और वो आगे फॉरवर्ड कर देगा गवर्नमेंट को। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आईसी का वर्क बता रखा है कि हर साल उसे क्या करना होगा, एक प्रोविजंस का रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजनी होगी, ये बता रखा है सिर्फ, ठीक है। सेक्शन 22 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट ये आरटीआई एक्ट को प्रोवाइड कर रहा है। तो यही थे हमारे पास सेक्शंस। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं हम क्या क्या हमने डिस्कस किया यहाँ पर। सबसे पहले आरटीआई एक्ट, पहले तो फुल फॉर्म ही हमें याद रखनी है। आरटीआई का मतलब क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। सेकंड हमें याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। आरटीआई का मतलब क्या है? यानी कि इंडियन सिटीजन को ये अलाउ कर रहा है सूचना का अधिकार, हिंदी में इसे बोला जाता है सूचना का अधिकार, यानी कि कुछ भी सूचना हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से, गवर्नमेंट बॉडीज से, तो वो हम ले सकते हैं, ये हमें अधिकार दिया जा रहा है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर हम, वैसे तो हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है, फिर भी इसे एक्ट बनाया गया ताकि इसे सभी फॉलो करें, कोई भी ऑफिसर जो है इंफॉर्मेशन देने से मना ना कर सके। कब जो है इफेक्टिव हुआ ये? 12 अक्टूबर 2005 को ये इफेक्ट हुआ। और पार्लियामेंट में कब पास हो गया था? 15 जून 2005 को पार्लियामेंट में पास हो गया था। कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है? पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि सिटीजन्स को एम्पावर किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी रहे वर्क में, और जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो अपने वर्क के लिए, करप्शन कम हो और डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क करे, ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव हैं। फिर फॉर्म क्या है एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, प्लेन पेपर पर भी एप्लीकेशन भेजी जा सकती है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या है, एड्रेस जरूर मेंशन करना है जिस एड्रेस पर हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और हमें रीज़न तक देने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन हम क्यों चाहते हैं। फीस क्या है इसके लिए? सिर्फ 10 रुपीज़ फीस है एप्लीकेशन की, ठीक है। और अगर हम कोई फर्दर फोटोकॉपी चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट की, तो उसके लिए अलग से फीस है। और क्या है, एप्लीकेशन रिटर्न में होनी चाहिए, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हम भेज सकते हैं एप्लीकेशन। फिर क्या है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं अगर हम किसी भी रिकॉर्ड्स की, तो 1 घंटे के लिए फ्री है, शुरू के 1 घंटे के लिए। बाकी उससे ज़्यादा टाइम के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो उसकी हमें फीस देनी पड़ सकती है। और बीपीएल अगर कोई कैटेगरी का है तो उसे फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन भेजने के लिए ये हमें पोर्टल दे रखा है www.rtionline.gov.in। यहाँ से हम किसी भी सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन भेज सकते हैं, और एप्लीकेशन फीस भी यहाँ से पे कर सकते हैं। फिर सेक्शंस हमने पढ़े। सेक्शन 4 क्या कहता है? ये गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए हैं, उन्हें बताता है कि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रिकॉर्ड्स जो हैं, किस तरह मेंटेन करके रखने हैं, वो फॉर्मेट बताता है ये। सेक्शन 6 क्या है? सेक्शन 6 इंडियन सिटीजन्स के लिए है, उन्हें राइट देता है कि वो रिटर्न में एप्लीकेशन देकर किसी भी पीआईओ से इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन। सेक्शन 7 क्या बताता है फिर?
कि टाइम पीरियड बताते हैं कि कितने टाइम पीरियड में पीआईओ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो जिस दिन उसे रिक्वेस्ट मिली उससे 30 दिन के अंदर पीआईओ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, या फिर अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता तो उसका रीज़न देना होगा। उसके बाद सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 बताता है कि अगर 30 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है या इंफॉर्मेशन जो मिलती है उससे एप्लीकेंट जो है वो संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, आगे फर्दर वो क्या स्टेप ले सकता है, वो क्या करेगा, उससे सीनियर के पास रिक्वेस्ट कर सकता है, अपील कर सकता है। फिर सेक्शन 19 सबसेक्शन 9 है। सबसेक्शन 9 क्या बताता है कि कंप्लेंट के जो की है, किसी एप्लीकेंट को अगर इंफॉर्मेशन टाइम पर नहीं मिली है तो वो कंप्लेंट कर सकता है, उसे जो भी लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, कंपनसेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 20 है। फिर सेक्शन 20 क्या कहता है कि पेनल्टी लगेगी पीआईओ पर अगर उसने इंफॉर्मेशन सही स्पेसिफिक टाइम में नहीं दी है, या फिर गलत इंफॉर्मेशन दी है, या फिर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इंफॉर्मेशन को बदल कर दिया है, कुछ भी इस तरीके से उसने किया है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ये सेक्शन 20 कहता है। फिर सेक्शन 22 आता है। सेक्शन 22 क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है आरटीआई एक्ट को, यानी कि और एक्ट से इसको ऊपर रखा जाएगा। कभी भी किसी दूसरे एक्ट के साथ कंफ्लिक्शन हो जाता है तो किसकी बात मानी जाएगी, आरटीआई एक्ट की बात मानी जाएगी, ये सेक्शन 22 अधिकार देता है। फिर आता है सेक्शन 25, लास्ट सेक्शन। सेक्शन 25 आईसी के वर्क के बारे में बताता है कि हर साल ईयर एंड पर उसे जो है रिपोर्ट बनाकर पूरी प्रोविजंस की भेजनी होगी, जो भी इम्प्लीमेंट हुए प्रोविजन एक्ट के उसे वो गवर्नमेंट को भेजनी होगी, ये सेक्शन 25 बताता है। तो ये सभी टॉपिक्स थे इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी के टॉपिक्स जो बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।